चैलेंज हमारे लिए बन रहा है कि एक महामारी जहाँ फैली है, अगर बॉडीज पड़ी रहेगी तो उससे दूसरी महामारी फैलेगी जो बहुत खतरनाक है। अंडरवर्ल्ड से ज़्यादा खौफनाक उस वक्त डॉक्टर्स हो गए। टैक्सी ड्राइवर की मौत होती है, उसका अंतिम संस्कार जो है क्रीमेशन के जरिए किया जाएगा। वो मुस्लिम बॉडी थी और उस बॉडी का क्रीमेशन किया गया, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा मुस्लिम समाज में और सारे लोगों में हो गया। जो ये हमारे हिंदू भाई बहन की बॉडीज़ है उसको क्लेम नहीं कर रहा है डर के मारे। तो हमने उनके सामने एक ऑफर रखी कि क्या हम इसका अंतिम संस्कार करें। कमाल तब हुआ जब पहली बार हम लोगों ने हिंदू बॉडी ली, तब हमको ये तो पता नहीं था कि उसका अंतिम संस्कार करते कैसा है, क्योंकि टीम में सारे मुस्लिम लड़के थे। शुरुआत में 5 महीने तो हमारे सभी लोगों की कंडीशन ये थी कि हमको कब्रिस्तान में, शमशान में जहाँ जगह मिलती थी हम सो जाते थे। कोई ये पूरे कोविड के दौरान कोई एक ऐसा केस जिसने आपको हिला दिया? माता पिता बच्चों को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, बच्चे माता पिता की बॉडीज को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, अग्नि देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। मुस्लिम के अंदर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनको आप ये कह सकते हैं कि इंसानियत की परिभाषा पे वो खरे उतरते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, इकबाल मंदानी सर का। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे परिवार के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ईशान। आप सभी लोगों का शुक्रिया कि तक कम से कम आप लोगों ने वक्त दिया है, जिसके चलते हमारे शहर में और देश के लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि जो काम हम कर रहे हैं उसके अंदर उन्हें भी सहभागी होना चाहिए और आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ करके मुहिम चलानी चाहिए। हम उस काम पे आते हैं। पहले सर, आप जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे। अचानक जर्नलिज्म छोड़ के इस तरफ आने का कैसे हुआ? देखिए, ये जर्नलिस्ट होने का ही एक फ़ायदा रहा है कि समाज में हम जो करते हैं हमेशा सोचा जाता है कि बेहतर से बेहतर दिया जाए। जब कोविड काल आया और ये महामारी सिर्फ मुंबई या हमारे देश तक नहीं, पूरी दुनिया ने इसको चपेट में ले लिया था, एक तरीके से माना जाता है। तो जब हालात यहाँ हुए तो वहाँ बॉडीज़ जो होती थी फैमिली के साथ में, कोई लेने को और क्लेम करने को तैयार नहीं था। इतना भय जो है हमने बना दिया था। और वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो हमारी ही जमात थी जितने इतना भय बनाया था कि लोग बाहर निकलने के लिए डरने लगते थे। हमारी ही जमात थी, यानी कि हमारी एक जर्नलिस्टों की, जिसे पत्रकार अच्छा, कहा जाता है, हाँ, उन्हीं लोगों ने इतना भय फैला दिया था हाँ, कि हर व्यक्ति घर में डरा हुआ था। हम्म, उस वक्त मलाड़ के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर की मौत होती है, जिसे वो मुस्लिम था और जिसे सरकार या गवर्नमेंट ने एक तरीके से कानून बनाया था कि जो भी बॉडीज होगी उसका अंतिम संस्कार जो है क्रीमेशन के जरिए किया जाएगा। वो मुस्लिम बॉडी थी और उस बॉडी का क्रीमेशन किया गया, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा मुस्लिम समाज में और सारे लोगों में हो गया कि दुनिया के अंदर हर जगह बरियल हो रहा है, यहाँ क्रीमेशन क्यों हो रहा है। तो सरकार को भी और जो हमारी महानगर पालिका है जिसका GR निकला था, उनको समझ में आया कि यस, ये गलती हुई है और उन्होंने आनन फानन के अंदर बरियल की भी परमिशन दे दी क्रीमेशन के साथ। तो अब बरियल के लिए कुछ ऐसे कब्रिस्तान जो है वो गवर्नमेंट्स और इस प्राइवेट कब्रिस्तान को अलॉट किया गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बॉडी क्लेम कौन करेगा। हर कोई व्यक्ति डरा हुआ था। तो कुछ दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम इस काम को आगे बढ़ के करें। मौत तो बरक है, अब कोई ऐसा व्यक्ति तो है ही नहीं, चाहे आप ईश्वर के अंदर ये कह सकते हैं कि ये इसको मानते हो या ये है या ये नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि उसको मरना नहीं है और उसको मौत नहीं है। बिल्कुल, ये सत्य है। तो सभी ने सोचा कि अगर जिंदगी है तो जिएंगे, नहीं तो कम से कम एक अच्छा काम ही शुरू कर दिया जाए। तो इस तरीके से काम की शुरुआत हुई। शुरुआत में हमने मुस्लिम बॉडीज का काम करना शुरू किया, एक टीम बना करके। उस वक्त सबसे बड़े हालात ये थे कि जो एम्बुलेंसेस थी, प्राइवेट एम्बुलेंसेस भी बंद हो चुकी थी। सरकार के पास चुनिंदा हॉस्पिटल्स के अंदर एम्बुलेंसेस थी और लोग इतने डरे हुए थे कि सारे ही PP किट के अंदर चलते थे। समझ में नहीं आता था कि ये एलियंस है या इंसान है, कुछ समझ में नहीं आता। जब अस्पतालों में जाओ किसी डेथ को क्लेम करने के लिए, तो
वो बताता था कि ठीक है आप आइए अंदर, बॉडी पहचानिए। ना हम चेहरा खोल सकते थे, ना कुछ अंदर से ही पहचानना है आपको। उसके बाद वो रैप हुआ करती थी, रैपिंग के बाद में फैमिली को दिया करती थी। लेकिन उसके अंदर चैलेंज क्या था कि कोविड जब शुरू हुआ था, एम्बुलेंसेस की कमी के चलते शमशान और कब्रिस्तान भी लिमिटेड थे। चाहे अगर मुस्लिम्स की बात करें तो पूरे मुंबई में 7 कब्रिस्तान थे। अगर हिंदू क्रिमेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक और गैस चैम्बर्स पे ही वो अंतिम संस्कार किया जाता था। लकड़ी का जो रख करके हम अंतिम संस्कार करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, वो सारा बंद हो चुका था। तो प्रॉब्लम ये होता था कि हर जगह की अस्पताल से बॉडीज जो है वो उसी शमशान के अंदर आती थी, और हर जगह 2 मशीन होती थी, जिसमें एक दिन में ऑपरेट होती थी, एक रात में। एक बॉडी को कम से कम 1.5 घंटा लगता था अंतिम संस्कार होने में, उसके बाद में सफाई के अंदर आधा घंटा। तो अगर हम पूरे दिन की बात करें तो एक मशीन जो है 8 के आसपास 7 या 8 बॉडीज जो है वो पूरे दिन के अंदर क्रीमेट करती थी। तो इस तरह के हालात हो गए थे। तो हमारे लिए चुनौती ये थी कि हम जब अस्पताल भी चले जाते तो पता लगता था कि भाई बॉडीज जो है वो एम्बुलेंस लेके गई है, लेकिन वो कतार में पता नहीं कब आएगी। तो अनगिनत बार 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा एक एक बॉडीज को हमको मिलने में और कब्रिस्तान तक पहुंचने में लगता था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एम्बुलेंसेस हायर कर लें। तो हमने कई लोगों से बात की, लेकिन हर किसी ने एक डर का जो माहौल था उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो एक आइडिया आया कि एम्बुलेंसेस बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे दोस्त थे हमारे जिनके पास हमको पता था कि एम्बुलेंसेस है, लेकिन वो खंडर हो चुकी है, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस का मेंटेनेंस बहुत, तो आदमी शौक में ले लेता है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ता है। तो उन सबको कांटेक्ट किया गया। तो किसी ने बोला कि भाई हमारी गाड़ी जो है वो बहुत खटारा हालत में है, किसी ने कहा टायर बैठ चुका है, किसी ने कहा टेक्निकल मैकेनिकल प्रॉब्लम है, वो गाड़ी चालू ही नहीं है। तो फिर एक टो करके हमने अलग अलग मैकेनिक्स के पास उसको भेजा। और उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सामान कहाँ से लाया जाए। तो मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स जो पहचान के थे, उनको हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कुछ सामान कुरला से, कुछ चोर बाजार से, ऐसे अलग अलग जगह से हमको अवेलेबल करा करके दी। इस तरीके से हमने टोटल 8 एम्बुलेंसेस की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मुंबई वासियों के लिए शुरू की। और उसके अंदर हमने जो पेशेंट्स थे उसके लिए अलग सुविधाएं रखी थी एम्बुलेंसेस की, और बॉडीज़ के लिए अलग रखी थी। जहाँ से हमको पता लगता वहाँ हमारी टीम पहुँचती, बॉडीज़ लेके आ जाती। जब अस्पताल जाने लगे तो पता लगा मुस्लिम बॉडीज़ तो हम ले जाते हैं, लेकिन कई बॉडीज़ एक के ऊपर एक पड़ी है। तो हमने पता किया कि भाई ये क्या है, इतनी बॉडीज़ क्यों जमा हो रही है। तो अलग अलग जगह हमको डॉक्टर्स ने बताया कि मुस्लिम बॉडीज़ तो आप ले जाते हो, लेकिन जो ये हमारे हिंदू भाई बहन की बॉडीज़ है उसको क्लेम नहीं कर रहा है डर के मारे। तो हमने उनके सामने एक ऑफर रखी कि क्या हम इसका अंतिम संस्कार करें। तो उसने कहा सही में करोगे? हमने कहा करेंगे, लेकिन एक शर्त, राजनीति नहीं चाहिए जिसको लेकर के कल विवाद हो। तो डॉक्टर्स ने कहा कि हम गारंटी लेते हैं इस बारे में, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम खुद सामने से आएंगे आपके पास, क्योंकि अब जगह नहीं है मॉर्चरीज में। और चैलेंज हमारे लिए बन रहा है कि एक महामारी जहाँ फैली है, अगर बॉडीज पड़ी रहेगी तो उससे दूसरी महामारी फैलेगी जो बहुत खतरनाक होगी। इस तरीके से काम हमने शुरू किया। मुंबई पुलिस हमारे साथ आती थी, क्योंकि जब पहला कोविड का जब पीरियड था तो बॉडीज ऐसे ही दी नहीं जाती थी। पुलिस का जवान शमशान या कब्रिस्तान तक आता था, जब वो अंतिम संस्कार के लिए मशीन में या कब्र में डाला जाता था, उसके बाद वो वहाँ से निकलते थे। वो भी सारे प्रिकॉशंस ये उस तरीके से। सर एक मिनट, वन क्वेश्चन, कि क्योंकि कब्रिस्तान आप बता रहे हैं कि 7 थे, ये सब था, तो उसमें मशीन एक वक्त पे मतलब 12 घंटे में 8 बॉडी कर रही थी, तो ऑलरेडी हॉस्पिटल से बॉडीज आ रही थी, फिर आप बॉडी लेके पहुंच रहे थे, बट मशीन्स तो वही थी। तो कैसे आप लोग ने अलग भी सिस्टम क्रिएट नहीं, अलग सिस्टम नहीं रखा था, हमको खड़ा रहना पड़ता था वहाँ। अच्छा। एम्बुलेंसेस जो है वो हमारी खड़ी रहती थी, और जैसे लाइन में हम आते थे तो हमने क्या कर दिया था कि जो हमारी एक टाटा की एम्बुलेंस हमारे पास थी जिसके अंदर काफ़ी स्पेस थी, तो हम उसमें 5-6 बॉडी एक साथ डंप कर लेते थे छोटी गाड़ियों से ला करके। और वहीं पे लोग तो आने को तैयार नहीं होते थे, इक्का दुक्का लोग आते थे, तो हम अलग अलग अस्पताल से ला करके अलग अलग शमशान के अंदर फिक्स कर दिया गया। तो ऐसी 2 गाड़ी जो हमने खड़ी कर दी थी, जिसके अंदर लगातार बॉडी आती थी, वहाँ से डंप होती थी, फिर जैसे क्लियर होता था उसके बाद सेकंड जाता था। लेकिन
कमाल तब हुआ जब पहली बार हम लोगों ने हिंदू बॉडी ली, तब हमको ये तो पता नहीं था कि उसका अंतिम संस्कार करते कैसा है, क्योंकि टीम में सारे मुस्लिम लड़के थे। बड़े जोश और खरोश से पहुंच गए शमशान में। शमशान वाले भी डरे, अरे बोले भाई ये मुस्लिम बॉडी जो है यहाँ नहीं, बाजू में कब्रिस्तान में ले जाना पड़ेगा। उनको लगा पहले वाला जो विवाद है इनको अब तक पता नहीं है। तो हमने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, हम ये हिंदू बॉडी ही लाए हैं और इसका अंतिम संस्कार करना है। अब ये बताओ हिंदू धर्मों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से किस तरह अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उन्होंने बताया भाई गंगा जल, तुलसी, कई चीजें हमको बताई। अब हालात ऐसे थे कि तुलसी कहाँ मिले, गंगा जल कहाँ मिले, तो फिर अलग अलग जगह कॉल किया गया, किसी को अलग भेजा गया, कहीं दादर ये वो, इस तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। कहीं कुछ ऐसे पंडित जो जानने वाले थे जो जर्नलिज्म की फील्ड के अंदर, उनको फिर राब्ता किया गया लगातार वीडियो कॉलिंग के ज़रिए। तो कुछ ने कहा कि हमारे पास है भाई, आप सोसाइटी के नीचे हम ये बॉटल रखते हैं, ले जाइए। फिर कुछ ने कहा कि अगर गंगा जल नहीं भी मिलता है तो नॉर्मल पानी आप कर दीजिए। इस तरीके से ये काम की शुरुआत हुई और लगातार ये काम बढ़ता गया। लोगों की दुआएं साथ बढ़ती गई, मुंबई पुलिस का, डॉक्टर्स का, और सभी का साथ हमको मिलता गया। इस साथ के ज़रिए हमने उस दौरान तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का अंतिम संस्कार हमारी टीम ने कराया। और टीम ने इतना बड़ा एरिया बाद में कैप्चर किया कि मैं आपको बता दूं कि चर्चगेट से लेके पालघर तक और CST से लेकर के हम कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, तलोजा तक जाते थे। इतना बड़ा बात एरिया कर रहे हैं सर। हाँ, और उसके अंदर धीरे धीरे करके जब हमारे अपने भी जो जानने वाले लड़के थे वो ये सोचते थे कि 4 या 6 दिन में तो ये लोग मरने ही वाले हैं, तो कोई आने को तैयार नहीं हुआ था। जब 8-10 दिन हम लोगों ने बड़ी 24 घंटे लगातार मेहनत करते रहे, लोगों ने देखा ये मरे नहीं है, ये बीमार नहीं हुए, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके लोग जुड़ना शुरू हुए। उसके बाद एक बहुत बड़ी टीम, यानी कि मैं कहता हूं कि 200 लड़कों की एक टीम तैयार हो चुकी थी, जिसके अंदर ये पूरा कोविड के दौरान दोनों, कोविड 1, कोविड 2। तो हमने उसको क्या किया, जोन वाइज उसको डिवाइड कर दिया कि ये जोन का ये कैप्टन रहेगा, इसके अंदर ये लड़के काम करेंगे, इसके अंदर ये काम करेंगे। इस तरीके से ये काम को हमने बढ़ाना शुरू किया। हमने उस वक्त ना जात देखा, ना धर्म देखा, ना किसी के मजहब से हमारे को मतलब था। इसी तरीके से हमारा सेकंड फेज जो चालू था वो पेशेंट्स के लिए था कि हमने एक जो नंबर दिया था उसके अंदर जैसे हमको पता लगता था हमारी टीम वहाँ जाती थी, फैमिलीज को हम लेते थे, अस्पताल तक, सेंटर्स तक हम पहुँचाते थे। तो जब वो पेशेंट्स के या फैमिलीज के लोग आते थे वो इतने डरे हुए रहते थे कि अगर हम हाथ पकड़ने की बात करते तो बोलते थे नहीं हमको कोविड है। तो हम बोलते थे कोई बात नहीं, आप आइए। शुरुआत में हम भी काफ़ी डरे हुए थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं डरे हुए थे, हम कोई अलग ग्रह से आए थे। 2-4 दिन हम लोगों की भी हालत इतनी ख़राब थी, हिम्मत के अंदर जोश में आके कर तो दिए। पीपी किट पहन के जब हम लोग घूमने लगे तो पीपी किट में इतना सफोकेशन होता था, ऐसा लगता था कि 4 दिन तो बहुत लंबा है, शायद रात तक मर जाएंगे पहनेंगे या कुछ घंटों में मर जाएंगे। तो 1-2 दिन के बाद ये हुआ कि यार मरना तो है ही, 4 दिन के बाद तो कम से कम पीपी निकाल करके 4 ही दिन जी ले, ये तो आज ही मर जाएंगे। तो उस तरीके से ये काम शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में ये समझ में आ गया कि जो बताया जा रहा वैसा कुछ नहीं है। उसकी वजह है कि किताब हमने उस टाइम पढ़ी थी, द आईज ऑफ डार्कनेस। द आईज ऑफ डार्कनेस ये 1980 या 81 में पब्लिश हुई थी और उसने लिखा था 2020 में क्या होगा, पूरी दुनिया में क्या होगा, किस तरीके से होगा, वुहान सिटी से शुरू होगा और कितने साल तक ये असर रहेगा, कैसे ये इस तरीके से बाद में लोगों के लिए अलग अलग मेडिसिन बनाई जाएगी। तो वो जब किताब की कुछ चीज़ें हाथ लगी तो ये समझ में आया कि ठीक है ये वायरस हो सकता है मैन मेड, लेकिन इसके बचने के भी काफ़ी तरीके हैं और अगर शायद हिम्मत करेंगे तो जी सकते हैं। उसके बाद जो हमारी टीम ने, बचने के क्या तरीके थे सर? बचने की ही कि आप मेहनत करते रहो और हिम्मत, बस सारा जो खेल है ना ये आपके दिमाग का है। आपने अपने आप को मान लिया कि मैं सेहतमंद हूँ और मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। सोच और हम जो मेहनत करते हैं उसमें बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से गठबंधन है। आपको कोविड हुआ था? जी नहीं, मुझे नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लड़कों में भी किसी को नहीं हुआ। हम लोग हमेशा दुआ करते थे कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे टीम टूट जाए और मुझे लगता है कि मुंबई भर के लोगों की दुआएं हमारे साथ थी। उस वक्त कोई आता नहीं था तो लोगों ने ये दुआ ज़रूर की है हमारे लिए कि ये सुरक्षित रहे। अच्छा, इस दौरान ना मैंने कोविड के दौरान एक चीज़ और देखी कि
जो लोग अक्सर होता है कि लोग जब सोशल वर्क करते हैं तो कोई ना कोई एक पॉलिटिकल लीडर, कोई भी हो, कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाता है, थोड़ी सी लाइमलाइट मुझे भी मिल जाए। बट कोविड के दौरान जो सोशल वर्क कर रहे थे, वाकई में मैंने किसी भी पॉलिटिकल लीडर को नहीं देखा बाहर आते हुए भी। देखिए, उस वक्त इतनी दहशत थी कि कोई लीडर एक दूसरे को, अपने लोगों को भी मिलने को तैयार नहीं था। अगर वो मिलते भी थे किसी मजबूरी के चलते तो काफी एक दूरी मेंटेन करके मिलते थे। हम तो एक न चाहते हुए मुसीबत थे लोगों के लिए कि हम वो लोग हैं जो कोविड बॉडीज उठाते, तो हमसे मिलना कौन पसंद करेगा। सोशल साइट्स पे हम बहुत हीरो थे, लेकिन जिस किसी को पता लगता कि किसी कोविड पेशेंट्स को लेने के लिए हम सोसाइटी में आए, तो उनको लगता था कि ये मनहूस और मुसीबत कितने जल्द निकल जाए यहाँ से, जिसके चलते हमारे लिए राहत हो। तो हम जाते भी थे ना, तो उसके बाद के अंदर वो सारी चीज़ें, उसको धोया जाता था, सैनिटाइज किया जाता था। तो हमारा कुछ दिनों के अंदर तो क्या हुआ था, टीम को मुंबई पुलिस भी पहचान चुकी थी, हर जगह नाकाबंदी थी, आम लोगों को निकलने की इजाज़त थी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को शुरुआत में तकलीफ हुई, लेकिन 2-3 दिन के बाद उनको समझ में आ गया। तो हम जब बताते थे कि भाई हम फला काम के लोग हैं, तो वो पहले से ही मतलब ऐसा बोलते थे जाओ। उसके बाद कुछ दिनों में जैसे साउथ बॉम्बे इधर उधर, तो हमारी टीम को एकदम फ्री हैंड दिया गया था कि अगर शक्ल दिखती भी थी तो बाकायदा बैरिकेड्स हट जाते थे। तो ये साथ हमारे को 100% MCGM का, मुंबई पुलिस का रहा, डॉक्टर्स का रहा। सर, उसी समय एक न्यूज़ भी आई कि जमातियों ने कोविड फैलाया। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मुस्लिम हैं, उस समय आपने भी ये खबर देखी होगी, और एक तरफ आप ये काम कर रहे थे, आप पे, आपकी टीम पे कुछ असर होता था इन सब खबरों का? ना, हमने उस रास्ते पे जाके सोचा ही नहीं। आपने कहा जमातियों की, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बाद में आपने देखा कि उन्हें क्लीन चिट मिली। इस तरीके से मुंबई में भी ऐसे कई फैमिलीज थे जिनको लेकर के FIR वगैरह को लेकर के हंगामा हुआ था। उसके बाद में सारी चीज़ें किस तरीके से सामने आई और उनको बाद में यहाँ से बाहर भेजा गया। हमने कभी उस लाइन पे सोचा ही नहीं है। हमने ये सोचा है कि हम जिस शहर में, जिस देश में पले बड़े हैं, उस पर मुसीबत आई है, तो हमारे लिए सर्वोपरि कोई अगर चीज़ थी तो वो ये थी कि किस तरीके से हम इस मुसीबत में हमारे लोगों का साथ दें। दूसरा, इस मुसीबत के बाद उनके वहाँ और भी बड़ी मुसीबत आई जो कभी भी इररिपेरेबल, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो घर का चला गया वो आप कभी लौट के नहीं आएगा। बिल्कुल। तो एक चुनौती उनके लिए ये थी कि अंतिम संस्कार करे कैसा, चेहरा आप देख नहीं सकते हो डर के मारे, तो हम उनकी फोटोज निकाला करते थे। कई जगह हम लोगों ने बाकायदा वीडियो कॉल कर करके लोगों को दिखाई है, कई फैमिलीज को, और उनको हम अंतिम संस्कार बताते थे। आप चार्ज करते थे इन सब चीज का? नहीं, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। कोई भी नहीं बोल सकता है कि उन्होंने हमें पैसा दिया है। पूरी मुंबई में अगर एक भी व्यक्ति ये कह दे कि हमने पैसा लिया है, मैं आपको गुलामी करूँगा, हमने नहीं, हमारी टीम ने भी उस वक्त पैसा नहीं लिया। इकबाल सर, उसी समय ना एक न्यूज़ आ रही थी कि क्योंकि बॉडीज पैक करके दे रहे थे तो बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे कि डॉक्टर्स आर, डॉक्टर्स। वो बिल्कुल गलत, बेबुनियाद खबर थी। मॉर्चरी में लोग इतने डरे हुए थे कि PM करने को तैयार नहीं थे। आप समझिए, जेन्यून अगर कोई केस आ जाता था तो उसमें PM करने को तैयार नहीं था कोई। बॉडीज कौन हाथ लगाएगा, पार्ट्स कहाँ से निकाले जाएंगे। हम तो मॉर्चरीज में जा करके बॉडीज क्लेम करते थे और अक्सर हम लोग पैकिंग करते थे उस बॉडीज की। तो हमने, हमारी टीम ने तो बाकायदा उस सारी चीजों को देखा है। तो अगर PM होता है तो बाकायदा काटा जाता है, यहां से यहां से। आप यकीन करो, वो बदन पे अगर किसी के गोल्ड है तो गोल्ड निकालने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता था। अगर हम निकाल के फैमिली को देते तो फैमिली लेने को इसलिए तैयार नहीं होती थी, वो लोग, उनको लगता था कि शायद गोल्ड लेने से उनको कोविड हो जाएगा। रियली? हाँ, इस तरह की पोजीशंस थी। हमने कई केसेस के अंदर
लोगों के बदन से गोल्ड निकाल निकाल करके फिर उसको पैक करके सैनिटाइज दिखा, मतलब जो उनका डर था तो फिर सैनिटाइज करके वो सारी चीज़ें करके हमने हैंड ओवर किए, उसकी फोटोज वगैरह ली थी, फैमिली की, डॉक्टर्स को दी, कल क्लेम ना हो। तो काटना पीटना और किसी चीज को बेचना, ये तो बेबुनियाद और मतलब ये इल्जाम वाली बात थी। मतलब ये क्या था कि जो घर बैठा है वो फुर्सत में है, जो चाहिए आप बोल सकते हो, क्योंकि उनको टाइम पास करना है। बिल्कुल सही बात है। अब एक फैमिली के साथ भी आप कितना वक्त बिताओगे ना, उसके बाद तो गॉसिप ही होती है, तो कुछ ना कुछ छोड़ते रहो। अब जो एजेंसीज काम कर रही है वो बेचारी उसका भुगतान भरते रहे। तो आप लोग जब ये काम कर रहे थे कोविड के दौरान, तो रात को आप लोग अपने घर वापस जाते थे या कोई एक सेंटर था वहां पे रहते थे? आप शुरुआत में 5 महीने तो हमारे सभी लोगों की कंडीशंस ये थी कि हमको कब्रिस्तान में, शमशान में जहां जगह मिलती थी हम सो जाते थे। रियली? हाँ, इस तरह की कंडीशंस थी। हम घर में दिन में अगर जाते भी थे तो मुझे लगता है कि शायद घंटे भर के लिए नहाने धोने जाया करते। घर वाले डांटते नहीं थे? नहीं, घर वालों के सपोर्ट के बिना कभी हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। अगर हमारी फैमिलियों ने इसको सपोर्ट नहीं किया होता औरों की तरह, तो हम घर के बाहर ही नहीं निकल पाते। ये सबसे बड़ा योगदान हमारी फैमिली का रहा है, जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, जो हमारे लिए खाना बना करके रखते थे, जो हमारे ये कपड़े धोया करते थे। उनको पता होता था कि ये इतने ही वक्त के लिए आना है, तो रास्ते से जब हम लोग फ़ोन कर देते थे तो बाथरूम के अंदर वो पानी वगैरह रख देते थे तुरंत कि नहा धो लो, फ्रेश हो, खाना खाओ। उनको पता है कि बस घंटे 1.5 घंटे में सारे भागेंगे। तो जो टीम ने काम किया है, वाकई में वो उन्हीं की ताकत पर वो काम जो है उस वक्त हम कर पाए, और आज भी उसी तरीके के काम को लेकर के हमारी टीम जो कर रही है वो चल रहा है। वो मजाक नहीं था उस दौर के अंदर काम करना। उसकी वजह ये थी कि सबसे बड़ा खौफ जो होता है, जब तक खौफ के बुत नहीं तोड़े जाते ना, जब तक इंसान हमेशा ये सोचता है कि शायद मुझे हो गया है, मुझे हो जाएगा, तो उसमें वो कर नहीं पाता। हमारी टीम के लोग भी शुरुआत में काफ़ी डरे हुए थे, हम लोग भी डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको ये समझ में आया। तब वो इस तरीके से थे कि आप पीपी किट तो छोड़ दीजिए, वो मास्क तक पहनना पसंद नहीं करते थे, वो ग्लव्स नहीं पहनते थे। तो कई बार बोलना पड़ता था, यार बॉडी डालने के वक्त तो खाली ग्लव्स पहना रहे। बोले भाई कुछ तो नहीं होता है, छोड़ो ना, फटाफट पैक करो, चलो ना। इस तरह की कंडीशंस हमारी टीम की, और उनका मनोबल इतना बढ़ गया था, ठीक है भाई और भी बॉडी से अपन फटाफट करते। तो एंड में बुलाया था कि नहीं भाई कम से कम हैंड ग्लव्स तो डाल दो। तो हैंड ग्लव्स डाल करके कई अस्पताल में तो ये होता था कि वो ऐसा डरते थे, अरे वो पीपी किट हम लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब तक तो वो बेचारा पीपी किट लेने जाता था, हम लोग यहाँ बॉडी पैक करके लेकर के बाहर निकलना शुरू कर देते थे। कोई ये पूरे कोविड के दौरान कोई एक ऐसा केस जिसने आपको हिला दिया? कोई ऐसा केस नहीं है जिसने हिलाया नहीं। देखिए उस वक्त ना दुनिया समझ में आई कि आपके हिसाब से, जैसे शास्त्रों में आता है कलयुग, वो कलयुग, घोर कलयुग में हमने देखा है, हमने जिया है, लोगों ने सुना है। हमने देखा है कि माता पिता बच्चों को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, बच्चे माता पिता की बॉडीज को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, पत्नी पति को देखने तैयार नहीं थी, पति पत्नी की बॉडीज को कंधा देने को तैयार नहीं था। कई जगह पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो फैमिलीज के लोग थे वो भी आकर के तकरीबन 50-50, 70-70 मीटर दूर खड़ा रहा करते थे। अग्नि देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। मुस्लिम के अंदर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे। ये लगता था कि बस अब हुआ और तीसरे दिन वो मर जाएंगे। ज्यादा जो मौतें शान मुझे समझ में आती है वो डर से हुई, क्योंकि डॉक्टर भी इतने डरे हुए थे, उनको पता ही नहीं था इलाज करना क्या है। वो तो खुद एलियंस बन के घूमते थे। आप किसी अस्पताल में चले जाते तो एक तो एंट्री नहीं थी, अब डॉक्टर है, नर्स है, वार्ड बॉय है, समझ में ही नहीं आता, तो सब एक बराबर दिखते थे, एलियंस बन के घूम रहे सारे। जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ बस ट्रीटमेंट शुरू, ये डालो, ये डालो, ये डालो।
डॉक्टर भी मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस वक्त। बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने पेशेंट्स को पकड़ा है हम्म, और उसका इलाज समझा है और उसका इलाज किया है, और उन्होंने जेन्युइनली इलाज किया है। बाकी आप देखो, न टाइफाइड न मलेरिया, कुछ आपको नहीं मिला है कोविड। सिर्फ जहां पैचेस दिखे एक्सरे में, कोविड क्या है पता नहीं, बस कोविड है। और उसके चलते डॉक्टर्स ने जो पैसे बनाए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। बकायदा अंडरवर्ल्ड से ज्यादा खौफनाक उस वक्त डॉक्टर्स हो गए थे। हो सकता है मेरी डॉक्टर्स को बात बुरी लगे, लेकिन अंडरवर्ल्ड भी उस वक्त थोड़ा रहम करने लग गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने रहम नहीं किया था। लाखों में चार्जेस लगते थे। सरकारी अस्पताल में जगह नहीं, सेंटर्स के अंदर डॉक्टर्स की कमी, सरकार लड़ रही है अपनी तरफ से कि किसी तरीके से हम लोगों को बचा सके। उन्होंने बेहतर से बेहतर देने की कोशिश की, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जो बनाया, मुझे लगता है कि शायद वो अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा खतरनाक काम उन्होंने किया था उसमें। रेमडेसिविर, ये वो इंजेक्शन, टॉक्सी, ये ब्लैक्स होते थे। मतलब 4,000 की चीज 15,000 में नहीं मिल रही है, लेकिन आप डॉक्टर को बोलो तो वो अवेलेबल करता था। पता नहीं कहां से आते थे उनके पास। तुरंत आप पैसा जमा करिए, 10 मिनट में उनके पास आ गए। बेड आपके पास है ही नहीं, आईसीयू नहीं है, लेकिन आप पैसा बोलिए सर जो होगा, तो उसके लिए तुरंत आईसीयू खाली हो जाता था। मैं तो अस्पतालों में गया हूं, लोगों ने सुना है। हम तो बॉडीज लेने के लिए, चाहे प्राइवेट हो सरकारी अस्पताल, तो हर कोई डरे होते थे। हम जाते थे वहां, हमने हालत देखी है, किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं वाकई बोलता हूं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स रहे, उन्होंने सोचा है कि हमने कभी मरना ही नहीं है, जितना है सब बना के जाएंगे, बच्चों को डाल के जाएंगे ताकि हमारे बच्चे अमर हो जाएं। इस तरीके से लूटा है उन्होंने। पता नहीं अब आने वाले दिन उनके कैसे रहेंगे, ईश्वर करे वो ठीक ठाक हो, मालिक उनको समझ दे। लेकिन जिस तरीके से लूट खसोट की है, मुझे नहीं सर लगता ये है जो कि कुछ भी हुआ, वाकई में अभी आपकी बात सुनते सुनते फ्लैशबैक में मैं खुद चला गया था। सर इन सब काम के लिए पैसा भी चाहिए होता है। आई नो यू, मतलब मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ। आप वैसे पत्रकार भी नहीं थे कि आपने पत्रकारिता से बनाया हो। पैसा कहाँ से आया? देखिए, उस वक्त जो कोविड पीरियड की अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसे प्राइवेट ट्रस्ट थे मुंबई के अंदर, मुस्लिम ट्रस्ट, जिन्होंने ये मदद की थी। चाहे वो पेट्रोल का हो, आना जाना, लड़कों का खाना, ये सारी ही चीज़ों की मदद उन्होंने निःशुल्क की। उस ट्रस्ट ने वो पैसा दिया है, हमने नहीं दिया। हमने कोई कमाल नहीं किया उसका। हम काम कर रहे थे, मैन पावर, भागना दौड़ना, उसके बाद लोगों से मिलना, कब्रिस्तान वालों से मिलना, शमशान वालों से मिलना, ट्रेडिशनल तरीके से बॉडीज़ को फिर एक बार शुरू कराना। तो शुरुआत के अंदर कब्रिस्तानों में जब हम पहुंचते थे तो कोई तैयार नहीं था, काफ़ी उनसे लड़ाई लड़ी है, उनके साथ काफ़ी गाली गलौज हुई है, पुलिस स्टेशन तक मामला गया है। फिर कोने की जगह हमने मांगी कि भाई ये कोना दे दो, ये कोना दे दो, सरकार से नोटिफिकेशंस निकाले, तब जाकर के उनकी ये मजबूरी हो गई कि उनको लगा कि उनके ऊपर केसेस होगा, क्योंकि हमने बताया, क्योंकि लिमिटेड कब्रिस्तान थे। अब पूरी मुंबई की बॉडी अगर एक ही जगह आना शुरू हो जाए तो कब्रिस्तान कुछ दिनों में पैक हो जाएगा। शमशान की तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी। फिर जितने पूरे मुंबई के 26 वार्ड है, उसके अंदर जितने कब्रिस्तान है, सब जगह की परमिशन हमने शुरू की कि जहाँ की जो बॉडी रहने वाला है उसको वहाँ भेजा जाए, भले ही पुलिस के साथ भेजा जाए। इस तरीके से ये काम शुरू हुआ। कई ऑफिसर्स जो है वो जब उनके साथ जाते थे उनको कोविड होने लगा। उनकी फैमिली हमेशा डरी रहती थी। जब परिवार डरता है तो इंसान खुद भी डरता है परिवार के लिए। बिल्कुल। तो फिर हमने पुलिस से ये मांग की कि सर ये जो भेजने का सिलसिला है इसे बंद किया जाए। तब उसका एक नोटिफिकेशन निकाला गया।
शमशान के अंदर जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लकड़ों पे अंतिम संस्कार करते हैं, उसके लिए शुरुआत में हमने ये जो सस्पेक्ट कोविड हुआ करता था, जिसकी रिपोर्ट नहीं आया करती थी कि वेदर इट्स कोविड और नेचुरल सिम्टम कहते थे, ठीक है ना, तो वो सस्पेक्ट कोविड की जो रिपोर्ट्स आती थी उसको हमने फिर ट्रेडिशनल तरीके से शुरू किया। तो मैं आपको बताऊं, उसको कंडीशन ये थी कि ज़्यादातर शमशान वालों ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे काम। तो हमने उस वक्त उस शमशान वालों को बताया, खाली आप दूर से खड़े रह करके हमको ये बताओ कि चिता में लकड़े कैसे लगाए जाते हैं। तो उसका बाकायदा हमने वीडियो निकाला। वो जैसे जैसे बताते कि यहाँ लकड़ी डालो, ऐसा डालो, ये अटकाने के बाद में फिर यहाँ तक ये चीज़ें करना है, तो हमने वो सीखा उसको, उस वक्त उसका वीडियो बनाया, फिर हमारी टीम को हमने बताया। तो शुरुआत में तो वो लकड़े वगैरह भी लगाने का काम हम करते थे, फिर जाकर के उसका अंतिम संस्कार हम लोग करते थे। शुरुआत में कई बॉडीज़ में मुस्लिम लड़कों ने अंतिम संस्कार किया है, अग्नि दी है। उसके बाद में शमशान वालों को हमने समझाया कि भाई ये इतने दिन से आ रहे, नहीं मरे हैं तो अब नहीं मरेंगे वो, आप कम से कम अपने धर्मों के रीति रिवाज के हिसाब से, इतने दिन से आ रहे हैं अभी तक नहीं मरे, आगे नहीं मरेंगे। एक डर का माहौल था ना कि हो जाएगा, मतलब नहीं मरे तो ये कुछ होना नहीं है। तब उन्होंने हमारी मदद करनी शुरू की। फिर वो अग्नि देते थे सारी चीज़ों को, जो हिंदू बॉडीज आती थी। मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर भी काफ़ी लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, दिन हो रात हो हम तैयार हैं। क्योंकि क्या होता है, खड्डा खोदना पड़ता था, और उस वक्त खड्डा जो है डर के मारे 8-8 फुट 10-10 फुट नीचे खोदा जाता था, और बॉडीज़ को जो है वो कपड़ों के सहारे नीचे ऐसी छोड़ देते थे। फिर उसको धीरे धीरे रीति रिवाज को बंद कराया गया। लड़कों ने हिम्मत की, उतरना शुरू किया 4-4 फुट पे। और जो पीपी किट होता था, क्या होता है कि वो प्लास्टिक है, अगर वो ऐसे ही डाल दोगे तो 20 साल तक वो बॉडी जो है वो डिस्पोज नहीं होगी। तो फिर उसके ऊपर ब्लेड्स से उसको काटा, मतलब हल्का सा एक ब्लेड मारते थे ताकि मिट्टी अंदर घुस जाए। इस तरीके से काम शुरू किया गया, और ये काम को करना कोई मजाक नहीं था उस वक्त, वो चुनौती भरा काम था वाकई में। आज हम उसको बहुत नॉर्मल से ले रहे हैं, हंसी मजाक में ले रहे हैं। बिल्कुल। जिसको देखो अचानक कहीं ना कहीं वो कोरोना योद्धा बाहर आ जाते हैं हर जगह से। उस वक्त ये हालात थे कि सड़कों पे चुनिंदा गाड़ी नजर आती थी। पता नहीं ये कोविड योद्धा कहाँ थे उस वक्त, किस जगह पे छुपे हुए थे, हमको तो कम से कम नहीं दिखते थे। सर फिर आगे जब कोविड का जैसे दौर धीरे धीरे कम होता गया, फिर इस काम को आपने जारी रखा है। देखिए, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के अंदर तो हमने सिर्फ कोविड का काम किया। उसी वक्त जब हम मॉर्चरीज में जाते थे तो हमने देखा कई बॉडीज जो है वो पड़ी हुई है। तो हॉस्पिटल्स के लोगों से हम समझने की कोशिश करते थे कि ये बॉडीज किसकी है। तो उसने कहा कि ये लावारिस बॉडीज होती है, अनक्लेम अननोन बॉडीज जो होती है, कि कोई बाहर से काम करने आया है, एक्सपायर हो गया है, परिवार का पता नहीं लग रहा है, पुलिस तलाश करती है, अगर नहीं मिलता है तो उसका फिर अंतिम संस्कार करती है। तो हमने पुलिस के सामने डिमांड रखी, क्यों ना हम मिल करके साथ में काम करें, हमारी टीम के साथ में। तो ये प्रपोजल काफ़ी अच्छा लगा, जिसके अंदर सीनियर आईपीएस लोगों ने हमारी मदद की, हमारे कुछ पत्रकार समूह ने हमारी मदद की, जिसके अंदर मैं प्रमुख नाम लेना चाहूँगा पीवीएस का, सुनील सिंह का, आनंद मिश्रा जैसे लोगों का। हमारे एक मित्र है बसंत जी रसीबासिया। ये वो सारे लोग थे जिन्होंने हमारी टीम के अंदर काम करना शुरू किया। हमारी टीम के अंदर हमारे अशफाक भाई अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उस दौर में भी साथ थे। और इस तरीके से काफ़ी ऐसे अलग अलग लड़के जो थे वो हमारी टीम में मौजूद थे, जिसके अंदर अशफाक भाई लोग आज भी मौजूद है, ये काम को किया जा रहा है। तो जब पुलिस से हमारी बात हुई तो उनको हमारा जो प्रपोजल था, हमने कहा कि सर आपका जो अधिकारी है वो बॉडी क्लेम करके हमको दे, उसके बाद अस्पताल से लेकर के अंतिम संस्कार तक का जो जिम्मा है वो हमारा रहेगा, हमारी ट्रस्ट करेगी। तो ये आइडियाज़ उनको काफ़ी पसंद आया। इस तरीके से ये काम की शुरुआत हुई। अब हर महीने तकरीबन 100 से 125 बॉडीज़ जो है, अनक्लेम अननोन बॉडीज़ जो है, मुंबई के अंदर हमारे पास आती है, जिसके अंदर हमारी टीम उनके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कराती है।
लगातार ये समझ लीजिए कि अस्पताल से कफन से लेकर के, अगर हिंदू है तो पिंडदान, पूजा और अस्थि विसर्जन तक का काम किया जाता है। और मुस्लिम बॉडीज है तो कब्रिस्तान। पिंडदान पूजा में भी आप लोग बैठते हैं? ये पिंडदान पूजा के अंदर हम लोग मुस्लिम लड़के नहीं बैठते हैं। देखिए कैसा है कि अगर हिंदू बॉडी है तो अस्पताल से शमशान तक पहुंचाने का काम हमारा है। वहाँ हमारे पास कुछ हमारे हिंदू लड़कों की टीम जो अग्नि वगैरह देते हैं, वहाँ जो पूजा होती है सारा वो करते हैं। उसके बाद उसकी अस्थियाँ जो है वो एक मटकी में ली जाती है। जैसे जैसे मटकियाँ बढ़ती है, हमारे पास कुछ पंडित जी है जो बैठ करके ये पिंडदान पूजा पूरा जो रीति रिवाज के हिसाब से होती है वो करते हैं। उसके बाद हमारी टीम उनके साथ जा करके विसर्जन करती है। तो ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सारा होता है। मुस्लिम अगर है तो कब्रिस्तान पहुंचाने के बाद उसका गुसल, उसका कफन, फिर जब कब्रों में उतारा जाता है तो चटाई, बरगे, ये सारी चीज़ें लगाई जाती है। नमाज जनाजा होता है, वो मुस्लिम लड़कों के लिए अलग चीज़ें की गई है जो मुस्लिम बॉडीज़ के लिए वो अंजाम देते हैं। इस तरीके से फ़िलहाल हमारे पास 12 लड़कों की ये टीम है। 3 एम्बुलेंसेस हमारे पास है, जिसमें से 2 हमारी खुद की, एक हमारे मित्र की है। 3 एम्बुलेंसेस के ज़रिए हम ये पूरा काम चला रहे हैं। लगातार अगर आप देखोगे तो मुंबई के अंदर चर्चगेट से लेकर के यहाँ पर दहीसर तक और CST से लेकर के मुलुंड तक, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर का एरिया आता है, उस पूरे पुलिस कमिश्नर एरिया के अंदर सारे जो अस्पताल सरकारी है जिसमें मॉर्चरीज है, वो बॉडीज़ पुलिस थाने के अंदर से हमारे पास आती है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों का। साथ ही साथ रेलवे की बॉडीज़ भी हमारे पास आती है। रेलवे का एरिया जो है वो बड़ा है, यहाँ पर कल्याण तक पड़ता है, यहाँ पालघर तक। तो वहाँ की भी बॉडीज़ जो है वो हमारे पास आती है। लगातार शुरुआत में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, लेकिन जैसे पुलिस नोटिफिकेशन निकला और पुलिस नोटिफिकेशन में बताया गया कि हमारी मदद लीजिए, धीरे धीरे करते काम इतना बढ़ गया कि अभी फ़िलहाल आप बता सकते हैं अपने दर्शकों के 6000 से ज़्यादा बॉडीज़ का अंतिम संस्कार हमारी टीम ने अब तक कराया है। और हर महीने 100 से 125 बॉडीज़ का अंतिम संस्कार हम कराते हैं। रेशियो क्या होता है इसके अंदर, 80 to 85% जो बॉडीज़ होती है वो हिंदू हमारे पास आती है। 14 से 15% मुस्लिम क्रिश्चियंस मिल करके आती है। इस तरीके से ये काम हमारा सर गुमशुदा बॉडी है तो चलिए, मुस्लिम मेल का तो समझ में आता है, खतना के थ्रू पता चला। सो हिंदू है और क्रिश्चियन है या सिख है, ये कैसे? देखिए ज़्यादातर तो क्या होता है, पुलिस को जो बॉडीज़ मिलती है ना, वो सड़क से या वहाँ कहीं से मिल जाती है, तो जानने वाले लोग होते हैं कि भाई ये मांगने वाला था, या ये सिक्योरिटी गार्ड था, या ये फला काम करता था दुकान के अंदर, तो ये सरदार था, ये मुस्लिम था। ऐसी कुछ बॉडीज़ में चुनौती आती है जिसके अंदर देखा जाता है। ये अनक्लेम अननोन इसलिए होती है क्योंकि एक आदमी समझ लो कि देश के किसी राज्य से आया है, उसको काम करना है, वो पैसे कमाने आया है, तो उसके मालिक को ये पता नहीं करना है कि भाई तेरी फैमिली में बीवी कौन है, बच्चे कौन है, उनका नंबर तो वो रखेगा ही नहीं। तो जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो पुलिस कोशिश करती है कि डेटा निकाल करके शायद उनके परिवार तक पहुंचा जाए। कई बार सफल हो भी जाते हैं, कई बार नहीं होते। तो जो नहीं होते वो बॉडीज़ पुलिस महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार अपनी कोशिश करती है कि किसी तरीके से परिवार मिल जाए तो उनका अंतिम संस्कार वो खुद करे। नहीं मिलने पर वो हमें देते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि परिवार मिल जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब होती है फाइनेंशियली कि वो ये कहते हैं कि सर आप कर दीजिए, हम नहीं आएंगे, हमारे पास पैसे नहीं। ऐसी कई हालत के अंदर हमने मुंबई पुलिस के अधिकारियों को भी देखा है कि वो अपने जेब का पैसा लगा करके टिकट भाड़ा दे करके उनको यहाँ बुलाते हैं या रुकाते हैं, फिर हमको बोलेंगे कि फैमिली है, आप भी थोड़ी मदद कर दीजिए। तो हम वो फिर सारी चीज़ें हम मुंबई पुलिस मिल करके उसका अंतिम संस्कार उनके परिवार के साथ कराते हैं। पुलिस ये करते हैं। तो कैन यू नेम इफ यू वांट? बहुत सारे हैं, मतलब एक मैं बोलूँ बुरी बात है, करेक्ट, अनगिनत ऐसे अधिकारी हैं कि कभी जब पता लगता है कि उनकी फैमिली के पास पैसे नहीं है तो वो खुद टिकट भाड़ा दे करके या कहीं से मैनेज करके उनको बोलते हैं कि आप आ जाइए, हम बात कर लेंगे। इस तरह से वो बुलाते हैं।
यहाँ बेचारे ठहराते हैं, खाना खिलाते हैं, और उसके बाद हम मिल करके उनके साथ, उस परिवार के साथ अंतिम संस्कार जो है वो करते हैं। तो ये एक टीम वर्क आप अब मान आपको सकते हैं। फंडिंग कौन करता है? देखिए, फिलहाल जो फंडिंग का मसला है वो हमारे लिए चुनौती है। फिलहाल तो क्या है कि आप मिल गए, जिस जो मिलता है, कुछ करीबी दोस्त जो जानने वाले हैं, भाई कुछ दे सकता है तो दे दे, आपने कुछ मदद कर दी, किसी ने कुछ मदद कर दी, इस तरीके से दोस्तों की मदद से ये सारा काम चल रहा है। हम खुद अब चाह रहे हैं कि हमको फंडिंग के लिए या तो क्राउड फंडिंग मिले या तो CSR फंडिंग मिले, क्योंकि हमारे पास ट्रस्ट है, हमारे पास ATG 12 है, सारी चीज़ें। हम अब लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं सोशल साइट्स और इन जरिए के, हमारे अकाउंट्स के अंदर आपसे जो मदद हो सकती है आप डालिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको लाखों डालना है। आपको लगता है 1 रुपये की आप मदद कर सकते हैं, आप 1 रुपये की मदद करिए, लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस काम के साथ जुड़िए, और इस काम के साथ में जो लोगों को ये लगता है कि वो अनक्लेम्ड है, बे बेवारस है, हमारी टीम ये मानती है कि हम उसके वारसदार हैं, वो हमारा परिवार है। क्योंकि जिसका कोई नहीं है ना, उसके लिए हम मुंबई पुलिस और हम मिलकर के एक परिवार की भूमिका निभाते हैं। इस भूमिका के अंदर जितनी चीज़ें लगती हैं वो हम उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं, ताकि कल किसी को भी ये ना लगे कि भाई हमारा परिवार नहीं था इसलिए हमारा व्यक्ति जो है वो धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से चला गया। तो ये हमारी भूमिकाएं रहती है। कई बार हमको परिवार अंतिम संस्कार के बाद मिले हैं, जिनको हमने सारी चीज़ें बताई तो वो बड़े खुश भी हुए कि चलो कुछ भी है कम से कम सही हुआ। सर, आप जो काम कर रहे हैं ना, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, इंसानियत की परिभाषा जो होती है ना, वो आगे की जनरेशन जब देखेगी या सुनेगी ना, तो उनके पास एक एग्जाम्पल होगा आपका। और ये आज इस प्लेटफॉर्म से हम कह रहे हैं कि इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान की परिवार में जितने भी सदस्य, आपका ब्रॉडकास्ट जब टेलीकास्ट होगा, जब तक जितने भी लोग होंगे इस पॉडकास्ट में, जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे, उन सब की तरफ से इनटू टू हमारी तरफ से आपको एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। एंड आई नो दैट विल नॉट बी सेटिस्फाइंग, या वो बहुत बड़ी मदद कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमारे इस परिवार की तरफ से आपको एक कंट्रीब्यूशन। सर धन्यवाद ईशान, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, ये सोचना गलत है कि आपके इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से हमारा कुछ नहीं। सभी का सहयोग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि आज हमको लगता है हम वारिस हैं। मैं आज की ही अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं गुजरात से लौट रहा था, ट्रेन में बैठा था बच्ची के साथ में, ट्रैक पे जब गाड़ी दौड़ रही थी, अचानक जो है बोगीज अलग हो गए। तो जब बोगीज जब अलग हुए, वो ईश्वर ने पता नहीं किसकी दुआओं से हमको बचाया है, तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उसमें ये पहचान करना मुश्किल था कि कौन वारस है, कौन लावारिस है। हो सकता है 4 दिन बाद समझ में आती। कुछ ऐसे भी बेचारे लोग होते जिनके परिवार को बगैर बताए मुंबई आ रहे होते, बिल्कुल, तो उनके परिवार को तो पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ है, क्या है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास आते हैं वो लावारिस है। कई बार हमने देखा है कि वो नासिक के इधर उधर के लोग हैं, घर से भाग के आ गए हैं, बगैर बताए आ गए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो हादसे का शिकार हो चुके हैं, और उनकी डेथ के तकरीबन 4-4 महीने बाद परिवार को पता लगा है कि हाँ यही वो बंदा है जिसका हम अंतिम संस्कार करा चुके हैं। तो जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। एक परिवार की तरह अगर सारे ही लोग मिलेंगे, इस नेक कार्य को इस तरह किया जाए कि कोई भी व्यक्ति बगैर रीति रिवाज के नहीं जाएगा, तो मुझे लगता है कि दुनिया में आने का तो एक मकसद होता ही है, लेकिन जो मौत होती है ना, वो किसी की भी हो, सबकी एक बराबर की होती है। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति है तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति था और छोटे की जान, जब वो जान निकल जाती है ना तो सब एक बराबर होते हैं। तो हमारा ये मानना है, हम मुंबई पुलिस के साथ एक टीम बनाकर के लिए यही लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, यही वो हम काम दिखाना चाहते हैं लोगों को, कि अगर जिसका कोई नहीं है ना, हमारे पास बहुत बड़ा परिवार है
हजारों की संख्या के अंदर परिवार है हमारा, जो वो उसका अंतिम संस्कार कराता है, बड़ी मतलब जो रीति रिवाज है उस पूरे रीति रिवाज के साथ कराता है। सर, जो हमारे फैमिली मेंबर्स जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारे अपनी एक वेबसाइट है www.mamdanihealthandeducationtrust.com। पूरा स्पेल कर दीजिए सर। www.mamdanihealthandeducationtrust.com। दूसरा, हमारे पास अपने सोशल साइट्स के जरिए बैंक के जो अकाउंट्स है उसके अंदर एक जीपे नंबर है 9892085232। ये नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप उस पे जाओगे जीपे पे तो आप ट्रस्ट को मदद कर सकते हैं। आप हमारी साइट पे जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी डोनेशंस के लिए। पहले क्या था कि हम सारे दोस्त मिलकर के चीज़ें करते थे और आसानी से चल जाती थी, लेकिन अब काम ऐसा होने लगा है कि मुंबई पुलिस लावारिस के अलावा हमारे पास ऐसी कुछ बॉडीज आने लग गई है कि जो पुलिस को पता होती है कि उनके पास पेमेंट है ही नहीं। कई बार कोई हादसों का शिकार हो जाता है, सड़क पर रहने वाली हो, तो पुलिस का फ़ोन आता है कि भाई मैंने इनको मेरी पगार से इतना मदद किया है, इनके पास एम्बुलेंस नहीं है, इनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है, तो प्लीज़ करवा दो। तो अब इस तरह की भी बॉडीज़ हमारे पास आने लगी है जिसको लेकर के हम साथ मिलकर के काम करते हैं। तो ये 125 बॉडीज़ को अंतिम संस्कार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज ही के दिन में सुबह से लेकर अभी तक 5 बॉडीज़ का अंतिम संस्कार हमारी टीम ने कराया है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो 3 से 4 बॉडीज़ का एवरेज रोज़ाना आता है हमारे। तो 4 बॉडी का अंतिम संस्कार करना ना ही मजाक है। हर किसी को पता है कि एक अंतिम संस्कार के लिए कितनी चुनौतियां होती है। तो हमारी टीम जो है उसको एक सैल्यूट है हमारा कि उनकी हिम्मत, उनके हौसले पर जो है वो ये काम जो है चल रहा है। और उनके परिवार को भी सलाम है कि वो इस काम के अंदर उनके परिवार के जो लोग हैं उनको प्रेशर नहीं करते हैं कि आप काम छोड़ दीजिए नहीं तो क्या होगा। उल्टा उनका सहयोग रहता है कि नहीं, आप जाइए प्लीज़, किसी भी तरीके से ये करके दीजिए। और हमारी टीम, आप यकीन करो कि मतलब त्यौहार हो, संडे हो, हमने उस दिन भी इस तरह की बॉडीज आई है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है वो ईद होती है, हिंदुओं के लिए दिवाली होती है, लेकिन हमको उस वक्त भी फ़ोन आया है तो हमारी टीम ने काम किया है और करती है। तो ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की और उनके जज्बे को सलाम, उनके परिवार को सलाम। बिल्कुल, कि वो इस छुट्टियों के दिन भी ये नहीं कहते हैं कि भाई आज फैमिली के साथ है। अगर हम लोग फ़ोन करते तो वो बोलते ठीक है, कोई भी टाइम हो आप बताइएगा, जिस एरिया का होगा हम चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ईशान, मैं इसके अलावा और एक चीज़ कहना चाहूँगा। सिर्फ हमारी टीम जो है ना ये बॉडीज़ का तो काम करती ही करती है। साउथ मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में जहाँ लेबर क्लास सबसे बड़ा है, हमारे देश के अलग अलग राज्यों से जो लेबर तबका जो होता है वो फाइनेंशियल हब है मुंबई, जिसके चलते रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आता है। मुंबई में किसी की पगार 15,000 है, किसी की 17,000 है, किसी की 16, किसी की 20, उससे ज़्यादा लेबर क्लास में होती नहीं है। तो ये क्या करता है, परिवार वहाँ रहता है, यहाँ अपने आप को भी उससे पालना है, परिवार को भी पालना है। कोई 2-4 लोग मिल करके साथ रह लिए, कोई कारखाने में रह लिए, इस तरीके से वो पैसा बचाने की कोशिश करते। दिन में एक बार वो खाना खाते हैं, सिर्फ रात को, ताकि जितना पैसा बचे उससे हम हमारे परिवार के बच्चों को और इसको पढ़ा सकें, हमारा परिवार पाल सकें। समझ लीजिए 3,000 खाने का चला गया, चाय नाश्ते का, वो सुबह एक चाय लेते हैं या बिस्किट ले लेंगे या तो बन पाव और बनाना डाल के यानी कि केला डाल करके खा लेंगे, और फिर पूरा दिन गुटखा खाएंगे या तो चाय पे रहेंगे। जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई तो हमने खाने का काम शुरू किया। अभी हम रोज़ाना 400 पैकेट वेज पुलाव या बिरयानी के जो है कंटेनर पैक करके उन लेबर क्लास को देते हैं, वाह, जिससे वो
2 वक्त का खाना खा करके ज़्यादा मेहनत करे, अपने परिवार के लिए ज़्यादा पैसा पैदा करे, वो जो 1 वक्त का भी उसके खाने का खर्चा आता था वो भी बचता है, तो वो उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए या उसकी परवरिश के लिए लगा करके वो भेज सकता है। जिसको लेकर के अगर कोई जुड़ना चाहता है हमारे साथ, मैं चाहूँगा कि उसके लिए भी आए, हमारी वेबसाइट पे देखे या हमें सीधे संपर्क करे। हम जहाँ ये सारी चीज़ें चलते हैं हम आपको ले जाएँगे, आपको दिखाएँगे, जो आपसे मदद हो सकती है। और इसके अलावा अगर मेरी आवाज़ किसी ऐसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तक या कोई बड़ी कंपनी के कोई सीईओ हो उन तक पहुँच रही है, तो उनसे भी मेरी गुज़ारिश है कि प्लीज़ आपके सीएसआर फंडिंग के ज़रिए हमारी मदद करिए। कोई सेलिब्रिटीज़ अगर मेरी बात को सुन रहा है, तो उनसे मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप अपने ट्वीट के ज़रिए, अपनी सोशल साइट्स के ज़रिए ये कोशिश करिए कि क्राउड फंडिंग के ज़रिए लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। आप जैसे शख्सियत अभी मौजूद हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं सर, बहुत गर्व होता है ये कहने में कि मैं आपको जानता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पूरा सेशन इंटरेक्टिव लगा हो, अगर ये पूरा सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे हम उतनी ज़्यादा मदद इकबाल सर की कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।